Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर 1 महीने के बाद वापिस आज मिले हैं वापिस विथ न्यू अपडेट्स, न्यू सर्कुलर, न्यू एडवाइजरी. Yes, Gabiji, good afternoon. गुड आफ्टरनून सर. विथ आरबीआई की तरफ से बहुत सारी जगह अभी दक्ष पोर्टल में भी कुछ आया है, तो ये सारी जो डिस्कशन है हम लोग वापिस आज एवरी मंथ जो हम लोग करते हैं कि इस महीने क्या हुआ, वो एक तो बात है. कुछ नया डिस्कशन जैसे आज मित्र अटैक, तो इस पे हमारा आज डिस्कशन होने वाला है. और भी बहुत सारी जो बैंकें हैं वहां पे आरबीआई की तरफ से अभी कहीं इंस्पेक्शन चल रहा है, कहीं कंप्लायंस चल रहा है. रिसेंटली आपको पता ही होगा कि एक बहुत बड़ी बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, वहां पे ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वहां पे भी आरबीआई ने काफी सारे रोक लगा दी है. तो ये जो सारी चीजें हैं उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारे यहाँ इसमें से कौन सी कमी है जो हमें फुलफिल करनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो हमें कंप्लाइट करनी चाहिए, अगर बाकी है तो विद इन अ टाइम हमारा होना चाहिए. क्योंकि ये जो अब हमने आरबीआई को जो नया स्वरूप देखा है या नया आप देखेंगे उनका जो काम करने का तरीका, ये अभी तक का कुछ नया तरीके से वो काम कर रहे हैं. तो अभी तक सर वो पेनल्टी वगैरह से सबको मनाते थे, बट नाउ थिंग इज चेंज कि अब बिजनेस में इंटरप्शन लाओ, बिजनेस में कुछ ऐसा कुछ इफेक्ट आनी चाहिए बैंक से, जैसे वो 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 जो लॉस होने वाला है वो डर से वो लोग पूरा जो कंप्लायंस है वो कर सके या करना स्टार्ट करे. तो ये एक आरबीआई का एक हमने रिसेंटली जैसे पेटीएम की बात है, उसमें भी यही हुआ था कि पहले पेनल्टी दिया, तब भी नहीं माने तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए, और भी नहीं माने तो वो उन्होंने लास्ट स्टेज पे चले गए. तो सेम थिंग सर, ये अभी जैसे ये बैंक है कोटक महिंद्रा, तो उनको भी ऐसा ही कुछ, इवन सर बैंक ऑफ बड़ौदा में भी उन्होंने वही किया था कि रिस्ट्रिक्शन लगाओ, जैसे बिजनेस में कुछ भी इम्पैक्ट आएगा बैंक ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगी. लास्ट मंथ वापस बात हुई थी कि भाई मार्च में सबने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जो पिछले 3 साल 4 साल में जो बैंक में नहीं हो रहा था, वो प्रॉफिट, वो एनपीए, वो सब कुछ सारी बैंकों ने किया है. तो वो अच्छा है कि हम लोग और ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, और ज्यादा चीजें डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे. तो सर आज का जो हमारा जो वेबिनार था वो डेडिकेटेड ये मित्र अटैक पे था कि अभी तक हम लोग पॉलिसी पे बात करते थे, कोई सर्कुलर पे बात करते थे, कोई कंप्लायंस के लिए बात करते थे, बट हमें भी लगा कि ये हर महीने कर रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी में क्या नया है, क्या चीजें होनी चाहिए, कौन सा फ्रेमवर्क, वो सारी चीजें भी पता होनी चाहिए, और उस हिसाब से हमें उसका अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहिए. कि जैसे सर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि ये मित्र अटैक है तो वो क्या है, क्यों काम आता है, कहाँ पे काम आएगा, वो क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे हमारी बैंक की साइबर सिक्योरिटी कैसे एड ऑन हो सकती है, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं आज के प्रेजेंटेशन के अंदर. इन बिटवीन सर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो हम लोग लास्ट में वो क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी करेंगे. और कोई चीजें जैसे आपको है कि अभी रिसेंटली सर दक्ष पोर्टल में बहुत सारी बैंकों में एक टेबल टॉप एक्सरसाइज साइबर ड्रिल वो करने जा रही है सर्टिन आरबीआई मिलके. तो वो क्या है, कैसे करेंगे, तो वो सारा डिस्कशन भी इन शॉर्ट करेंगे कि इसमें क्या होने वाला है, क्या करेंगे वो लोग, और किस पर्पज से कर रहे हैं वो भी एक थोड़ा मैं बता देता हूँ कि सर सारी बैंकों में जैसे फायर ब्रिगेड वगैरह का कुछ ड्रिल वगैरह ऐसा कुछ करते रहते हैं, तो फायर ड्रिल है, डीआर ड्रिल है, ये सारी चीजें. तो सेम चीज ये सीसीएमपी ड्रिल है. सीसीएमपी में यानी कि साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान. तो साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान
कि साइबर में जब क्राइसिस आता है तो क्या मैनेज करेंगे, उसका आपके पास प्लान होना चाहिए और वो प्लान के हिसाब से हमें हमारी बैंक में सब कुछ काम करना है। तो वो जो साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान जो है वो सारी बैंकों ने बनाया है, मैक्सिमम बैंकों ने बनाया है, क्योंकि आरबीआई की क्वेरी भी आती है, हमारी भी क्वेरी आती है और एक रिकमेंडेशन भी हमारी तरफ से है कि आपको ये बनाना चाहिए कि जब कभी भी आपके यहाँ कोई अटैक होगा, कोई इंसिडेंट होगा, तो आप क्या करेंगे। तो हमारे पास प्लान होना चाहिए, हमारे पास एक पॉलिसी होनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों का लिस्ट होना चाहिए, कौन सी जिम्मेदारी कौन करेगा, रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट बॉडीज को तो वो कौन करेगा, क्या एविडेंस कलेक्ट करने, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो सर्टिन एंड आरबीआई ने यही सोच के अभी इसके अंदर अभी वो ड्रिल करवा रहा है कि अभी बहुत सारी बैंकों में सर इंसिडेंट हो रहा है, जैसे कोई जगह रैंसमवेयर अटैक हुआ, कोई जगह कुछ हैकिंग हुआ, कोई जगह डेटा लीक हुआ। तो ये जो सारी चीजें हैं तो उसके सामने आपको कैसे लड़ना है, सीसीएमपी प्लान को एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो ये सारी जो चीजें है ना सर, हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब कि वो आरबीआई और सर्टिन जो है वो वहां पे ड्रिल करने वाली है। उसमें दो तरीके से हो सकता है, एक है कि एक सिनारियो बेस आपसे ड्रिल करवाई जाए। सिनारियो बेस यानी कि आपको एक बताया जाएगा कि ऐसा सिनारियो होगा तो आप क्या करेंगे, कौन से टीम मेंबर ने क्या किया, एक पूरा वैसा सिनारियो बना के आपको देना है, एक ये होगा। और दूसरा जहां टेक्निकल साइबर ड्रिल है तो वहां पे कोई भी आपका यूएटी सर्वर या आपका कोई भी एक टारगेट वो आपसे लेंगे, उस पे वो अटैक करेंगे। आपके यहाँ जो ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी पे के लिए जो लगा हुआ है, जितने भी आपने सिक्योरिटी अप्लायंस लगाए हुए हैं, पॉलिसी लगाई हुई है, उसके सिवा जो भी आपने एड ऑन किया है, वो सबकी कैपेबिलिटी वहां पे वो लोग चेक करेंगे कि अच्छा हमने ये अटैक किया तो ये अटैक में आपके फायरवॉल ने क्या किया, ब्लॉक किया, अलाउ किया, आपके एसओसी में क्या हुआ, डिटेक्ट हुआ, अलर्ट आया, आपके यहाँ एंटीवायरस था तो एंटीवायरस ने क्या किया। तो ये सारी चीजें उसका हमें लॉग भी उनको सबमिट करना पड़ेगा आरबीआई को कि सर आपने, वो भी एक फिक्स टाइम होगा कि 2 से 3 हम लोग ये अटैक करने वाले। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि आरबीआई की तरफ से ऐसा आया कि आज हम 2 से 3 आपका जो अपने टारगेट हमें दिया है वहां पे हम लोग साइबर ड्रिल करने वाले हैं। तो वो जो साइबर ड्रिल करेंगे वो पूरे 1 आवर्स के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर जो जो चीजें एविडेंस में, रिपोर्ट में जो आया होगा ना, वो सब कुछ वो लोग वहां से आपके पास से लॉग मांगेंगे कि आपके यहाँ क्या क्या डिटेक्शन हुआ, क्या ब्लॉक हुआ है, आपके लॉग में क्या अलर्ट आई है, कौन से जगह ये डिटेक्ट हुआ है, कहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ है, ये सारी चीजें वो लोग हमसे मांगेंगे और उस पे हमें उनको रिपोर्ट देना है। ऑलरेडी हमने ये फेस कर चुके हैं ऐसी साइबर ड्रिल पहले भी, बहुत सारी बैंकों ने के पास एक्सपीरियंस भी, उन्होंने भी ये किया हुआ है। तो ये एक साइबर ड्रिल का सर मैंने एक जस्ट एक कि क्या है, क्योंकि बहुत सारी बैंकों में अभी सीसो का नाम डालना है, आईटी पर्सन का नाम डालना है, बहुत सारे क्वेरी है उनकी तरफ से, तो वो एक है वहां पे। दूसरा सर बहुत सारी बैंकों में ये एक कुछ मिस हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है कि जो सार ऑडिट था ना, हमें अप्रैल 2024 में भेजना था, 30 तारीख से पहले। तो अगर सर आपने अभी तक सार ऑडिट का रिपोर्ट, उनका जो मेल आईडी है वो मैं शेयर करूंगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि कौन से मेल पे आपको भेजना है, क्योंकि एवरी ईयर अगर आप नहीं देंगे तो वो सामने से मांगेगी कि आपका सार ऑडिट का रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। तो वो सार ऑडिट का रिपोर्ट भी अगर मिसिंग है आपके यहाँ से भेजना आरबीआई को, तो आप कंप्लीट कर लीजिए। और आपका ऑडिट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है सार ऑडिट का, सार यानी सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट फॉर द डेटा लोकलाइजेशन, आपका जितना भी डेटा है यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, एटीएम स्विच, ये सारे डेटा इंडिया में ही स्टोर होने चाहिए, ऐसा आरबीआई का एक नोटिफिकेशन है, एक गाइडलाइन है। उसके हिसाब से आपकी बैंक में वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है,
उसका एक वेरिफिकेशन वो भी सर्टेन एम्पैनल ऑडिटर कर सकता है। वो सर्टेन एम्पैनल ऑडिटर का रिपोर्ट उसमें आपको देना है, उसमें सर्टिफिकेट नहीं होता है, रिपोर्ट होता है। और रिपोर्ट में जो जो आपने सीबीएस के साथ इंटीग्रेशन किया हुआ है, लाइक क्या इंटीग्रेशन किया हो सकता है कि आपने मिस कॉल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, बहुत कुछ है चीजें जो आपने वहां पे इंटीग्रेशन किया होगा, तो वो सबका वहां पे असेसमेंट होगा, उनका डेटा फ्लो डायग्राम, इंक्रिप्शन लेवल, सब कुछ वहां पे होगा। वो पूरा रिपोर्ट आपको आरबीआई को सबमिट करना है। तो वो मेल आईडी मैं आज के यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर करूंगा। तो आपको सार ऑडिट का अभी तक अगर आपकी बैंक ने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है तो वी हैव टू सबमिट दिस रिपोर्ट टू आरबीआई विदाउट फेल, नहीं तो वो सामने से मांगेगी तब हमें देना पड़ेगा। तो ठीक है ना, अपने पास अगर रेडी है, आपके पास रिपोर्ट आ गया है, तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अब सर अपने बात करते हैं कि जिस टॉपिक के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, मित्र अटैक। तो अभिषेक, आर यू देयर? यस, उससे पहले क्वेश्चन आई थिंक सो वहां पे एक बार डिस्कशन, सॉरी अभिषेक। यस संतोष सर, आप सर कुछ रेज हैंड हुआ है सर आपका। हेलो, नहीं सर, रॉन्गली हो गए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। यस अभिषेक, नाउ सर मैं अभिषेक का इंट्रोडक्शन पहले देना चाहता हूँ कि अभिषेक चौधरी इज अ COO ऑफ द आवर कंपनी। वो पूरा ऑपरेशन और टेक्निकल सब वो देखते हैं। इवन जो टेक्निकल वीए के अंदर, पीटी के अंदर, इवन बहुत सारे उनके पास सर्टिफिकेशन भी है कि जो उन्होंने अचीव किए। अभी रिसेंटली क्या किया मैं भी भूल गया हूं, तो वो वही बताएंगे कि अभी रिसेंटली कौन सा सर्टिफिकेशन वो लेने वाले और आगे कौन सा सर्टिफिकेशन का अभी वो प्लान कर रहे हैं, मतलब कि तैयारी कर रहे हैं। वो भी आज थोड़ा अभिषेक वहां से शुरुआत करे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद अपना प्रेजेंटेशन तो है ही है, पर थोड़ा कैसे टाइप के सर्टिफिकेशन आपने लिए, आगे क्या करने वाले, वो भी थोड़ा डिस्कस करके अपने आज जो मित्र अटैक है उस पर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। श्योर। सो बेसिकली जैसे मैं खुद को अगर इंट्रोड्यूस करूं तो मैं लास्ट 10 साल से साइबर सिक्योरिटी में ही काम कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले CEH से स्टार्ट किया था। CEH किया, सीसा किया, फिर CISM किया, फिर CGEIT किया, फिर साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स किया, उसके बाद में CRISC किया, साइबर रिस्क के लिए मैंने ट्रेनिंग ली। अब मेरा आगे का जो प्लानिंग है वो OSCP का प्लानिंग है। OSCP एक गोल्ड स्टैंडर्ड है जब हम बात करते हैं VAPT की। सो VAPT में उसका गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट सर्टिफिकेट्स। उसके बाद आप फिर कुछ करो या ना करो, इट्स इक्विवेलेंट। सो अभी नेक्स्ट टारगेट मेरा वही है कि मेरे को OSCP करना है। एंड जैसे कि आज मैं आप लोग के सामने मित्र अटैक के बारे में बात करने आया हूँ, तो अब पहले मैं आपकी तरफ से पहले समझना चाहूंगा कि आप लोग को मित्र अटैक से क्या समझ में आता है। आपने बहुत बार सुनते हैं मित्र मित्र, कई लोगों के यहाँ SOC लगा भी होगा, उनके यहाँ पे भी मित्र अटैक की बात हुई होगी, या मित्र आप लोग की VAPT की रिपोर्ट्स में भी रेफरेंस में भी होता है कि अगर कोई वर्नरेबिलिटी है तो आप यहाँ मित्र की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं विथ देयर CVE नंबर या CWE नंबर। सो कोई मेरे को बताएगा कि मित्र अटैक या मित्र का क्या मतलब है बेसिकली? ठीक है, मैं ही बताता हूँ आपको। सो बेसिकली मित्र जो है वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो US गवर्नमेंट ने फॉर्म करी थी। साइबर सिक्योरिटी में जो भी नई चीजें आती हैं, नए अपडेट्स आते हैं, वो उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो बेसिकली मित्र का क्या काम है कि कोई भी वर्नेबिलिटी आती है, कोई भी इश्यूज जो आते हैं साइबर वर्ल्ड में, उसको ध्यान में रखना और उसको पब्लिश करना फॉर पब्लिक, कि अगर वो रिसर्च करके पब्लिक को बताएगी तो पब्लिक उससे खुद को बचा पाएगा। सो मित्र का ये काम है। तो मित्र इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो R&D पे फोकस करती है। और जब हम बात करते हैं मित्र अटैक की, तो मित्र अटैक क्या है कि ये एक कलेक्शन है, ये एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क ये बताता है
कि कोई भी हैकिंग जब होती है तो उस हैकिंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग जो टेक्निक्स यूज होती हैं, उसको वो इजी मैनर में इस तरीके से आपके सामने लाता है कि जो जनरल पब्लिक को समझ आ पाए, जिससे कि वो अटैक से आप आगे खुद को सेफगार्ड कर सके। सो बेसिकली जब मित्रे की हम बात करते हैं तो मित्रे की बेसिकली 2 स्टेजेस हैं, एक है प्री अटैक स्टेज और सेकंड है पोस्ट अटैक स्टेज। प्री अटैक स्टेज ऐसा है जिसे आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। प्री अटैक स्टेज का मतलब ये हो गया रेकन। रेकन मतलब बाहर से हैकर बैठ के चीजें ढूंढ रहा है, वेपनाइज कर रहा है खुद को, वो वेपन्स तैयार कर रहा है। पर जो आगे के जो अटैक जब वो करता है तो वो पार्ट हम यहाँ कवर करेंगे। हमारे एसओसी में हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं हम आपको वो बताएंगे। सो बेसिकली आज जो हम बात करेंगे तो उसमें बेसिकली मित्रे के 12 अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो जब हम हैकिंग की बात करते हैं या तो हम हैकर के क्या क्या गोल्स होते हैं जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अटैक करता है, तो हम उस बारे में पहले देखते हैं। तो बेसिकली मालवेयर जब हैकर होता है तो हैकर का सबसे पहला टारगेट होता है कि वो कोई भी तरीके से मालवेयर डाले या कोई भी तरीके से एक्सेस ले आपके सिस्टम का। जैसे ही उसको आपके सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है तो वो क्या करता है कि वो आपके सिस्टम में का सिस्टम एक्सेस लेने की कोशिश करता है कि वो आपका प्रिविलेज एस्केलेशन कर पाए। एक बार उसको प्रिविलेज एस्केलेशन मिल गया, उसके बाद वो ट्राई करेगा कि वो किस तरीके से बाकी ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड आउट हो पाए। स्प्रेड आउट होने के बाद उसका ये काम रहेगा कि वो अगर समझिए वो एन्क्रिप्शन करने आए तो वो एन्क्रिप्शन करके चला जाएगा, अगर वो डेटा चोरी करके जाना चाहता था तो वो डेटा चोरी करके चला जाएगा। ये सारा प्रोसेस करने के बाद हैकर क्या करेगा कि अपने जो फुटप्रिंट्स हैं वो वहां से मिटा देगा। सो वो उसका लास्ट स्टेज जो होता है, जो लास्ट स्टेप जो वो फॉलो करता है वो होता है लॉग्स को डिलीट करना। जो भी लॉग्स उसने क्रिएट किए थे, सो वो लॉग्स डिलीट करने का जो प्रोसेस होता है वो भी लास्ट में करके जाता है, जिससे कोई सबूत पीछे ना रह जाए। तो हम देखते हैं कि बेसिकली मित्रे अटैक चेन जब होता है तो हर स्टेज में अलग अलग टूल्स यूज होते हैं। तो किस तरीके से टूल्स यूज किए जाते हैं ये मैं बहुत शॉर्ट में लूंगा, बिकॉज ये हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं प्रैक्टिकली कैसे यूज होता है। सो इनिशियल एक्सेस के लिए वो कोई भी रिमोट सर्विसेज यूज करता है या आपको एक फिशिंग मेल भेजता है, फिर वो एग्जीक्यूशन करके आपके नेटवर्क में आ जाता है, जिसके लिए वो पावर शेल या पीएस एक्सेस यूज करता है। देन वो परसिस्टेंस, मतलब उसको अगर कनेक्शन अपना बना के रखना है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो कौन से टूल्स यूज करता है, तो एनीडेस्क सबसे बदनाम टूल है। सो वो उसके लिए एनीडेस्क यूज करता है। उसके अलावा प्रिविलेज एस्केलेट करता है अपने, मतलब अगर उसके पास नॉर्मल यूजर है तो वो नेक्स्ट स्टेज पे जाता है और खुद को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की कोशिश करता है। ये सारा काम करने के लिए उसको ऑब्वियसली एंटीवायरस से छुपना पड़ेगा। तो एंटीवायरस से छुपने के लिए ये लोग या तो कोई ऐसी ईएक्सी के पीछे छुप जाते हैं जो विंडोज की मतलब विंडोज की खुद की ईएक्सी होती है, जैसे रन DLL 32। तो एंटीवायरस को ये लगता है कि ये तो कोई जेन्युइन एक्टिविटी चल रही है, तो वो उसके पीछे छुप जाता है। देन डिस्कवरी पार्ट आता है जहां पर वो nmap यूज कर सकते हैं या एडवांस स्कैनर आईपी यूज कर सकते हैं। देन वो नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जाने के लिए या तो RDP यूज करते हैं या तो फिर कोबाल्ट स्ट्राइक करके एक टूल आता है वो यूज करते हैं। कोबाल्ट स्ट्राइक जो टूल है वो यूएस गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाला हुआ है, बिकॉज हैकर्स उसको यूज करके काफी नुकसान करते हैं। सो हैकर्स जो होते हैं वो उसका क्रैक्ड वर्जन यूज कर लेते हैं। देन कमांड एंड कंट्रोल लेते हैं वो लोग। कमांड एंड कंट्रोल का ये मतलब है कि आपके सिस्टम का उन्होंने रिमोट ले लिया यूजिंग CMD। सो वो ये लोग ले लेते हैं क्या यूज करके, पावर शेल या कोबाल्ट स्ट्राइक। इस तरीके से वो लोग डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं अलग अलग स्टेजेस ऑफ मित्र अटैक के लिए। सो अब मैं आपको यहाँ एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि एक अटैक किस तरीके से होता है बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन में। सो सबसे पहले एक यूजर है, यूजर को ईमेल आता है। ईमेल में हम हमेशा बोलते हैं कि मैक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट्स आपको ओपन नहीं करने हैं, बट यूजर है, यूजर तो
आप कितना भी समझा लीजिए वो कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। सो एज सुन एज द यूजर क्लिक्स ऑन एनेबल कंटेंट, उसका क्या नुकसान हो सकता है मैं आपको वो बताता हूँ। सो बेसिकली एक एक्सेल फाइल थी जो मैक्रो एनेबल्ड थी, उससे एक स्टार्टअप रजिस्ट्री अपडेट हुई। स्टार्टअप रजिस्ट्री में अपडेट क्या हुआ कि कनेक्ट टू सर्वर बैट करके एक फाइल है, वो फाइल आपको एवरी टाइम स्टार्टअप पे चलाना है। स्टार्टअप मतलब जब भी आपका कंप्यूटर चालू होगा तब ये फाइल रन हो जाएगी। वो मैक्रो ने क्या किया कि एक बैट फाइल कनेक्ट टू सर्वर नाम की स्टार्टअप फोल्डर में आपके रख दी, एंड देन वो बैट फाइल एग्जीक्यूट हो गई। तो बैट फाइल एग्जीक्यूट हो गई तो क्या प्रॉब्लम है, हम लोग तो बैंकर्स हैं, हम तो दिन भर एक कोई ना कोई बैट फाइल एग्जीक्यूट करते रहते हैं। सो बेसिकली ये बैट फाइल जो थी वो मेलिशियस स्क्रिप्ट थी जिसके बैकएंड में पावरशेल स्क्रिप्ट थी, एंड वो जो हैकर था वो हैकर को आपके सिस्टम का कंट्रोल मिल गया डायरेक्टली। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो हैकर था वो हैकर के पास अब आपके सिस्टम का रिमोट है। अगर हम पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से देखें तो अभी तक ये हुआ है हमारे साथ कि एक स्पैम ईमेल आया, वो स्पैम ईमेल में जो डॉक्यूमेंट था वो आपने डाउनलोड कर लिया है, वो मैक्रो एनेबल्ड था और उसके अंदर पावरशेल स्क्रिप्ट में डेटा लिखा हुआ था, उसमें पेलोड था। एंड जैसे ही आपने वो सिस्टम रिस्टार्ट किया, आपके पास उसका रिमोट, वो सिस्टम का रिमोट हैकर के पास चला गया। एक बार जब हैकर आपके सिस्टम में आ गया है तो वो हैकर क्या करेगा कि वो कनेक्शन कंटिन्यूअस बना रहे, उसके लिए कोई ना कोई टूल इंस्टॉल करेगा, फिर वो लैटरल मूवमेंट करेगा आपके बाकी के सिस्टम्स में, और बाकी के सिस्टम्स में लैटरल मूवमेंट के बाद वो अपना काम करने के बाद आपके सिस्टम्स को छोड़ के चला जाएगा सारे लॉग्स डिलीट करके। सो वो सारा प्रोसेस हम लोग मैनुअली भी यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। सो जैसे ये फर्स्ट स्टेप का डिटेक्शन है कि जैसे ही आपने विंडोज की कोई फाइल खोली, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट की फाइल खोली, तो हम यहाँ पर उसको डिटेक्ट कर लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट की जो फाइल है वो डिटेक्ट हो गई है कि किसी ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल खोली है जिसमें ऑलरेडी कोई मैक्रो था। सो बेसिकली हम वो यहाँ पर डिटेक्ट करेंगे। वो डिटेक्शन के बाद हम ये ट्रैक करेंगे कि कोई रजिस्ट्री में चेंज हुआ है। रजिस्ट्री में क्या चेंज हुआ है वो भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि रजिस्ट्री में ये चेंज हुआ है कि स्टार्टअप में कनेक्ट टू सर्वर बैट नाम की फाइल आपको रन करनी है जब भी रीस्टार्ट होगा सिस्टम तब। सो बेसिकली हमने पहले जो 2 काम हैकर ने किए थे वो हमने डिटेक्ट किए। नेक्स्ट चीज है कि जो फाइल ड्रॉप हुई थी हमारे स्टार्टअप फोल्डर में, तो क्या आपका एसओसी वो चीज डिटेक्ट कर सकता है, आपको वो चीज चेक करनी है। सो ये फाइल ड्रॉप हुई थी, आपको ये चेक कर लेना है कि आपके फाइल क्रिएशन के लॉग्स में आपके पास डेटा होना चाहिए कि कनेक्ट टू सर्वर बैट नाम की फाइल का अलर्ट आया या नहीं आया आपके पास। अब जब हमारी बैट फाइल एग्जीक्यूट होगी तो उससे क्या हो रहा है, जब बैट फाइल एग्जीक्यूट हुई तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हैकर के पास आपका रिमोट चला गया है आपके सिस्टम का। सो हमें वो डिटेक्शन करना भी जरूरी है कि वो डिटेक्शन क्या चीज रन हो रही है। सो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक cmd कमांड से आपकी बैट फाइल रन हो चुकी है। सो कमांड बैट फाइल तो रन हुई, बट बैट फाइल के अंदर क्या कंटेंट रन हुआ है आपको वो जानना है, तो वो भी आपके एसओसी में आप देख सकते हैं। तो उसमें जैसे आप देख सकते हैं पेरेंट कमांड जो है, पेरेंट कमांड यहाँ पर है cmd.exe, वेयरएज जो आपका कमांड रन हुआ है वो एक पावरशेल स्क्रिप्ट रन हुई है। सो पावरशेल की जो स्क्रिप्ट है उसका पूरा कंटेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने कमांड cmd चलाया, cmd में एक बैट फाइल रन हुई, बैट फाइल से पावरशेल एग्जीक्यूट हुआ। सो इस तरीके से आपको आपके एसओसी में ये डिटेक्शन आना चाहिए कि पावरशेल रन हुआ है और उसमें क्या कमांड रन हुआ है वो आप डिटेक्ट कर पाए।
तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 192.168.29.236 इस सिस्टम के ऊपर हैकर को आपको कनेक्शन भेजना है। सो वहां पर कनेक्शन हैकर के पास पहुंच जाएगा। अब हैकर क्या करेगा कि परसिस्टेंस के लिए कोई टूल उसमें इंस्टॉल करेगा उस सिस्टम में, जिससे वो बार बार रिमोट ले पाए, जब वो चाहे तब वो रिमोट ले पाए, और इवन GUI से भी वो रिमोट ले पाए। सो हैकर ने यहाँ पर क्या किया कि उसने अल्ट्रा व्यूअर इंस्टॉल किया। जैसे ही अल्ट्रा व्यूअर इंस्टॉल होगा तो अगेन हमारे पास एक अलर्ट मैकेनिज्म होना चाहिए कि आपके सिस्टम में अल्ट्रा व्यूअर इंस्टॉल हुआ है, जो कि रिमोट एक्सेस टूल है। आपको अलर्ट हो जाना है उस पार्ट पे, एंड आपको उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। देन अब जो हैकर है वो क्या करेगा कि वो प्रिविलेज एस्केलेट करने की कोशिश करेगा। प्रिविलेज एस्केलेट करने के लिए वो क्या करेगा कि वो जो OS आपका जो सिस्टम है उसी में एक फाइल होती है, exe होती है, lsaccess.exe, जिसमें आपके सारे OS के जो पासवर्ड्स हैं वो सारे स्टोर होते हैं इन डंप फाइल। हैकर उसको डंप करेगा, एंड डंप करने के बाद उसको वहां से आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स हैं उसके क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, एंड वो क्रेडेंशियल्स आप यूज कर सकते हैं रिपीटेडली जब भी आप चाहें तब। बेसिकली आपके पास अल्ट्रा व्यूअर आ चुका है, आपके पास एडमिन राइट्स आ चुके हैं अभी तक इस सिस्टम के। जैसे ही आपके पास एडमिन प्रिविलेज आ चुकी है तो हो सकता है हैकर को आगे कुछ काम करने की जरूरत भी ना हो, बिकॉज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होता है कि हम लोग फाइल शेयरिंग भी चालू रखते हैं, प्लस RDP भी चालू रखते हैं, और सारे पासवर्ड्स तो कॉमन ही होते हैं, पासवर्ड्स तो कोई अलग अलग यूज करते नहीं है। हैकर को हो सकता है कुछ आगे ना करना पड़े। बट हम थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं कि हैकर और क्या करता है इन केस में। हैकर क्या करता है कि वो एक nmap की स्क्रिप्ट चलाता है। nmap की स्क्रिप्ट चला के वो ये फाइंड आउट करता है कि हमारी जो सीरीज है उस सीरीज में और कितने सिस्टम्स हैं जिसमें SSH एनेबल्ड है, किसमें RDP एनेबल्ड है, कितने लिनक्स सिस्टम है, कितने विंडोज सिस्टम है। बेसिकली वो क्या करता है कि वो डिस्कवरी कर रहा है कि नेटवर्क में और कौन से डिवाइसेस हैं जिसको मैं हैक कर सकता हूँ। जैसे ही वो एक बार डिस्कवरी कर लेता है, उसके बाद वो अपना लैटरल मूवमेंट आगे बढ़ाता है। लैटरल मूवमेंट का ये मतलब है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं बाकी सिस्टम्स को हैक करने के लिए। लैटरल मूवमेंट यहाँ पर जो हैकर है वो डिसाइड करता है कि मैं RDP के थ्रू करूंगा। हम लोग आपको 1000 बार बोलते हैं कि RDP आपको यूज नहीं करना है। अगर आपको RDP यूज करना है तो उसके लिए आपको PAM सोल्यूशन यूज करना है। बेसिकली उसका रीजन यही है कि वहां पर ब्रूट फोर्स काम नहीं आएगा, वहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगेगा जो कि डायनेमिक होगा। पर इन केस आपके पास PAM नहीं है या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, RDP के लिए आपको अगेन एंड अगेन वो ब्रूट फोर्स कर सकता है, अलग अलग पासवर्ड्स, अलग अलग यूजर नेम ट्राई करके हैकर। बेसिकली हैकर कुछ इस तरीके से आपके ऊपर RDP ब्रूट फोर्स अटैक करेगा, एंड उसके लॉग्स हम कुछ इस तरीके से कलेक्ट करेंगे, जहां पर हम आपको ये काउंट दिखा रहे हैं कि कितने बार सक्सेसफुल लॉगिन है, कितने फेल्ड लॉगिन है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में 3 बार से ज्यादा अगर फेल्ड लॉगिन हो रहा है तो हम उसको वॉच लिस्ट पे रख देंगे, और जैसे ही 5 के ऊपर फेल्ड लॉगिन होगा हम तुरंत उसके ऊपर आपको अलर्ट जनरेट करेंगे। इस तरीके से बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि कोई भी अगर लैटरल मूवमेंट हो रहा है तो हम आपको उसके बारे में अलर्ट दे पाए। जब हम ये टोटल इसके बारे में बात करेंगे लैटरल जब अटैक के बारे में, तो उसके बाद वो अटैक कंप्लीट होने के बाद जो हैकर है वो एक क्लीन अप स्क्रिप्ट रन करेगा, जिसमें वो आपके जितने भी लॉग्स थे आपके इवेंट व्यूअर में वो डिलीट कर देगा। तो क्या होगा कि उसके फुटप्रिंट्स आपको नहीं मिलेंगे कि कौन से सिस्टम पे हैकर आया था, कहां से कहां गया, और उसने क्या डेटा क्या चीजें एक्सेस किया है। बेसिकली हैकर जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलता है तो वो सारी चीजें क्लीन अप करने के बाद ही निकलता है। अभिषेक, मेरा जो क्वेश्चन है वो बैंक तरफ से ही, ऐसा ही आप समझ लो। बताइए। ये जो एक्टिविटी है उसका
जैसे अपने ये पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपने किया उसी की आप बात कर रहे हो, राइट। तो एक दो सिचुएशन ऐसी बताओ कि ये ऐसा अटैक होता है या ये अटैक होता है तो तब जाके ये डिटेक्शन में आपको काम आएगा। तो वो थोड़ा क्या है कि उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये बैंक का नाम मत लीजिए पर ऐसा अटैक हुआ था जिसमें हैकर ने ये किया था, तो वो थोड़ा लिंक हो जाएगा। ओके, सो जब हम बात करते हैं कि हमने आपको कई बार ऐसा बोला है कि आपको जो यूएसबी ड्राइव्स हैं, वो यूएसबी ड्राइव्स आपको विदाउट एंटीवायरस स्कैनिंग या तो फिर आपके कोई भी जो यूएसबी ड्राइव आपके ऑर्गेनाइजेशन की नहीं हो या वाइट लिस्टेड नहीं हो, उसको आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं करना है। जबकि ये पार्ट ऑलरेडी एक बैंक में हुआ था कि उनको राह चलते एक पेन ड्राइव मिली, या समझ लीजिए उनके बैंक के प्रेमाइसेस में मिली, तो उनको ये जानना था कि ये पेन ड्राइव किसकी है। तो वो पेन ड्राइव उन्होंने अपने सिस्टम में डाली, और जैसे ही उन्होंने अपने सिस्टम में डाली तो उसमें एक ऑटो रन करके फीचर होता है पेन ड्राइव में, तो वो ऑटो रन हो गई वो पेन ड्राइव, और जैसे ही वो पेन ड्राइव ऑटो रन हुई तो उसके अंदर जो स्क्रिप्ट थी वो एग्जीक्यूट हो गई, और वो एग्जीक्यूट जैसे ही हुई तो ऑब्वियसली ये जो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया, सिमिलर प्रोसेस उसमें हुआ कि उसमें से एक बैट फाइल या पावरशेल स्क्रिप्ट आपके स्टार्टअप में चली गई, रजिस्ट्री चेंज हो गया, रजिस्ट्री चेंज होने के बाद में जब भी आपने सिस्टम रिस्टार्ट किया आपका रिमोट हैकर के पास पहुंच गया, और जैसे ही हैकर ने उसको उसका कनेक्शन मिला, उसने आगे का काम चालू कर दिया। एंड इस किस्से में कुछ बैंकों के बहुत से पैसे भी गए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, अमाउंट भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको उसका आइडिया लग जाएगा। सर से थोड़ा रिपीट कर देंगे, एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू आ गया था। रवि के बाद आपने क्या बताया, वो पेन ड्राइव, नेटवर्क इशू आ गया था मेरे यहाँ पर, रिपीट कर देंगे। ओके, सो बेसिकली जैसे रबर डक्की बोल के एक चीज होती है, रबर डक्की का क्या काम होता है कि आपका कोई भी एक पेन ड्राइव है, उसमें आप बैक चैनल बना सकते हैं या बैकडोर बना सकता है हैकर। वो हैकर क्या करता है कि यूएसबी पेन ड्राइव जो होती हैं, पेन ड्राइव में वो कोई भी स्क्रिप्ट अंदर इंसर्ट करेगा, इंसर्ट करने के बाद में उसको ऑटो प्ले मोड पे चालू कर देगा, ऑटो रन मोड पे चालू कर देगा। तो जैसे ही कोई भी वो पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाएगा तो वो जो अंदर स्क्रिप्ट्स हैं वो सारी स्क्रिप्ट्स रन हो जाएंगी। सो ऐसा एक बैंक में हुआ था कि उन्होंने पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाया, और जिसकी वजह से उनके स्टार्टअप में एक EXE फाइल आ गई थी। EXE फाइल में यही लिखा था कि ये जो हैकर है उनको कनेक्शन पहुंच जाना चाहिए हमारे सिस्टम का। तो सिस्टम का जो एक्सेस था वो हैकर के पास पहुंच गया, तो सिस्टम जो था वो हैकर के पास पहुंच गया, और उसकी वजह से कुछ हैकिंग हुई उनके ऑर्गेनाइजेशन में, और उनके ऑर्गेनाइजेशन से काफी सारा पैसा नेट बैंकिंग के थ्रू बाहर चला गया। सो ये एक्टिविटी ऑलरेडी कुछ बैंक में हुई है इन द पास्ट। तो सर थैंक यू अभिषेक। तो सर मैं ये पॉइंट डिस्कशन करने का पॉइंट मेरा यही था कि आरबीआई की तरफ से जो भी एडवाइजरी अलर्ट आता है ना, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उस पे किसकी जिम्मेदारी, मतलब हमारे यहाँ किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई विद इन 24 आवर्स वो जो एडवाइजरी अलर्ट है वो कंप्लाइड होनी चाहिए, उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट विथ प्रूफ स्क्रीनशॉट। हमें बहुत सारी बैंकों में ऐसा आता है कि सर ये तो हमें एप्लीकेबल ही नहीं है, तो हम लोग क्यों इसका एक्शन टेकन रिपोर्ट या कुछ बनाए। पर बोर्ड में रिव्यू करना बहुत जरूरी है। अगर आप नॉट एप्लीकेबल है तो आपको वो डाल के भी वहां पे बोर्ड के सामने रखना पड़ेगा। अगर नॉट एप्लीकेबल नहीं, एप्लीकेबल है आपके यहाँ, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ही जरूरी है विद इन अ टाइम। मैंने ऐसी भी बैंकें देखी है कि जो 10-15 दिन के बाद इंप्लीमेंट करती है, ऐसी भी बैंक है जो 1 साल के बाद जब ऑडिट आता है तब इंप्लीमेंट करती है, और ऐसी भी बैंक है कि जब एडवाइजरी अलर्ट आता है विद इन आवर्स उनका कंप्लीट हो जाता है। तो हमें इसका जो इम्पोर्टेंस है वो समझना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। यस अभिषेक, कंटिन्यू। सो बेसिकली हम अब ये देखेंगे कि इसको हम मैप करेंगे मित्र अटैक पैटर्न में, कि मित्र अटैक पैटर्न में हमने किस तरीके से इसको डिटेक्ट किया। सो बेसिकली मित्र अटैक पैटर्न में 12 टेक्निक्स हैं, उसमें से
ये जो पैटर्न था, इस पैटर्न में ऑलमोस्ट 10 टेक्निक्स हैकर ने यूज करी जिससे हम उसको पकड़ सकते थे, या हमने पकड़ा बेसिकली। और आपका एसओसी भी इसी तरीके से जो हैकर है उसको पकड़ना चाहिए। सो इनिशियल एक्सेस के लिए हैकर ने क्या यूज किया था, पावरशेल एग्जीक्यूशन। डिफेंस के लिए उसने क्या यूज किया, डिफेंस एवेजन का ये मतलब है कि मालवेयर छुप के आया, डिफेंस जो है आप उसको रोक नहीं पाया, सो डिफेंस एवेजन का ये मतलब हुआ। सो उसके लिए हमने ऑफिस बेस्ड मालवेयर भेजा था जिससे कि यूजर्स को ये लगा कि ये जेन्युइन है। प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए हमने पासवर्ड रीयूज किया जो हमने डेटा फाइल डंप करी थी उसके बाद। परसिस्टेंस लेने के लिए हमने एक नई सर्विस इंस्टॉल करी थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अल्ट्रा व्यूअर। देन क्रेडेंशियल एक्सेस के लिए मेमोरी डंपिंग किया था हमने, जो LSA एक्सेस फाइल थी वो। डिस्कवरी के लिए nmap यूज किया था। लैटरल मूवमेंट के लिए RDP का यूज हुआ था जो हमने डिटेक्ट किया। और लास्ट में जो भी एग्जीक्यूशन करना था वो पावर शेल के थ्रू हुआ। सो आपके एसओसी एनालिस्ट के पास कम से कम 10 मौके थे जहां पर वो ये पकड़ सकता था कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो इश्यू है। और अगर वो मित्र अटैक पैटर्न यूज कर रहा होता तब तो उसको तुरंत ही दिख जाता कि सबसे पहले इनिशियल एक्सेस हुआ, उसके बाद में क्या प्रोसेस हुआ, उसको टाइमलाइन के साथ सारी चीजें मिल जाती कि एक के बाद एक प्रोसेस हो रहा है, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई तो हैकर है या कोई तो मालवेयर है। और वो जब सारे लॉग्स को कोरिलेट करता तो उसको ये चीज समझ में आ जाती कि यहाँ पर कोई तरीके की हैकिंग एक्टिविटी हो रही है, और वो सही टाइम पे अटैकर्स को रोक पाता। सो ये हमारा डैशबोर्ड है पोर्टिसिम, जहां पर हमने मित्र अटैक पैटर्न के हिसाब से बहुत से रूल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं। यहाँ पर हमने बेसिकली 1832 रूल्स जो मित्र के हिसाब से होने चाहिए वो हमने इंप्लीमेंट किए हैं। वो आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर आप एग्जीक्यूशन स्टेजेस भी देख सकते हैं कि रिकॉग्निजेंस में क्या है, रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या है, इनिशियल एक्सेस में क्या है। सो बेसिकली हमने वो सारे रूल्स जो मित्र बोलता है वो सारे रूल्स हमने इंप्लीमेंट किए हैं जिससे एसओसी में हम आपको प्रॉपरली अलर्ट्स दे पाए। बेसिकली यहाँ आइडिया ये नहीं है कि आपका एसओसी हम मैनेज कर रहे हैं या कोई और वेंडर मैनेज कर रहा है। आइडिया यहाँ पर ये है कि आपको मित्र अटैक पैटर्न आपके एसओसी में इंप्लीमेंट कराना है। अगर आपने एसओसी इंप्लीमेंट किया हुआ है तो, या तो फिर अगर आपकी प्लानिंग है तो आपको पहले ही आपके वेंडर से पूछना है कि क्या आप मेरे को मित्र अटैक पैटर्न इसमें इंप्लीमेंट करके देंगे। और अगर आप चाहेंगे तो हम एक छोटा सा डेमो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकते हैं जब भी आप इंप्लीमेंट करें कि आपके यहाँ डिटेक्शन प्रॉपर है या नहीं है। सो अभी हमने ये बात की कि मित्र अटैक पैटर्न में क्या कैसे आपको डिटेक्शन करना है आपके एसओसी में और किस तरीके के रूल्स होने चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अब मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अभी तक तो क्या है कि सारी चीजें मैन्युअली हो रही थी, बट अब जैसे जैसे हैकर्स आगे बढ़ रहे हैं, वो एआई का यूज कर रहे हैं हैकर्स, उसी तरीके से हमने भी हमारे टूल में एआई का इम्प्लीमेंटेशन किया है। सो मैं आपको एक छोटा सा 30 सेकेंड्स का वीडियो दिखाना चाहूंगा। सो एआई का बेसिकली हमारे टूल में किस तरीके से वो काम करता है। सो जैसे कि आपने वीडियो देखा, हैकर जो हमारे एसओसी एनालिस्ट हैं वो तो आपको डिटेक्शन देख के देंगे, उसके अलावा हमारी जो रिपोर्ट्स होंगी वो भी आपको हेल्प करेंगी। मित्र अटैक पैटर्न के हिसाब से भी हम काम करेंगे, बट ओवर एंड अबव जो एआई हमने इसमें इंटीग्रेट किया है वो भी लॉग्स का एनालिसिस करता रहता है एंड वो भी हमें सेपरेट डिटेक्शन देता है कि ये एआई जनरेटेड अलर्ट्स हैं, प्लीज लुक इनटू दिस। सो अगर कोई नई तरीके के हैकिंग अटैक्स भी अगर कोई हैकर यूज करेगा तो वो भी हम
आगे से डिटेक्ट कर पाएंगे। So if anyone is having any questions, they can ask. सर आपने अभी जो वीडियो दिखाया, Right, sir. हाँ, उसमें एक्चुअली था क्या? बट सो बेसिकली जो वीडियो में अगर आपको दिखाऊं वापस, तो आप वीडियो में देखेंगे कि अगर कोई भी लॉग है तो वो लॉग को अगर हम सीधा क्वेश्चन भी अगर करना चाहेंगे, हम उसको भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये जो लॉग है वो क्या कहना चाहता है। जैसे कि आपने कोई नया लॉग फाइल भेजी, फॉर एग्जांपल आपने सिक्योराइट की लॉग फाइल भेजी, तो सिक्योराइट की लॉग फाइल कैसा है कि अभी तक बहुत स्टेबल नहीं है। वहां पर लॉग्स जो आ रहे हैं वो लॉग कभी समझिए कोई फॉर्मेट में आते हैं, कभी कोई अलग फॉर्मेट में आते हैं, कभी कोई डेटा मिसिंग होता है। तो एआई क्या करेगा कि वो लॉग पार्स कर पाएगा, जबकि अभी तक क्या लिमिटेशन थी कि अगर लॉग फाइल प्रॉपर नहीं है तो कोई भी पार्सिंग उसकी प्रॉपर नहीं हो सकती थी। वो चीज अब पॉसिबल हो गई है कि आपको एनी टाइम कोई भी लॉग को रियल टाइम बेसिस पे आप उसको पार्स कर सकते हैं और उससे अलर्ट जनरेट कर सकते हैं। ओके। और थोड़ी देर पहले आपने वो मित्र का बताया, राइट सर। वो डैशबोर्ड या क्या था वो, Yes, वो sir. उसको एनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब ये तो सर आपके जो भी एसोसिएट। यस अभिषेक हाँ जी। सॉरी सर, ये मित्र अटैक जो फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क है सर। आपने वो अच्छा। डेवलपिंग में कोई फ्रेमवर्क आता है, सब में कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होता है। जैसे अपने सर सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन के लिए CS बेंचमार्किंग एक फ्रेमवर्क है कि हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग CS बेंचमार्किंग को फॉलो कर रहे हैं फॉर द सिक्योरिटी। तो ऐसे ही सेम सर ये जो सॉक है अपने यहाँ, वो सॉक के अंदर एक कि भाई मिनिमम ये जो मित्र अटैक के फ्रेमवर्क के अंदर जो रूल है, जो उन्होंने पोजीशन बनाई है कि ये होना चाहिए, इसका डिटेक्शन होना चाहिए, तो वो आपके यहाँ जो सॉक लगा हुआ है उसके अंदर वो सारी पॉलिसी इनेबल्ड है कि नहीं है। इनेबल्ड है तो उसका डिटेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी तक एक भी अलर्ट जनरेट हुई कि नहीं हुई, उसका आपने ड्रिल करके चेक किया कि नहीं किया। तो सर ये हम लोग मित्र अटैक फ्रेमवर्क दिखाने का मतलब यही था कि आप अपने यहाँ जो सिक्योरिटी में जो लगा हुआ है उसमें भी ये हमें चेक करना है हमारे यहाँ ये इनेबल है कि नहीं है। नहीं है तो हमें सर उस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे CS बेंचमार्किंग एक स्टैंडर्ड है, तो ये एक सॉक का स्टैंडर्ड है कि सिम के अंदर आपने ये सारे रूल बनाए कि नहीं बनाए। तो डिटेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा और हैकिंग से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को सर। ओके ओके, चलेगा सर। सर यानी एग्जिस्टिंग कोई यूज कर रहा है तो उन्होंने ये देखना चाहिए, ऐसा है क्या ये? राइट सर। यस सर, यस अभिषेक आप बताइए। यस अभिषेक तो सर, बेसिक पहला क्वेश्चन मैं पेम्को बैंक का रिप्लाई देता हूँ। हाँ सर, 1 by 1 कीजिए। यस, सो बेसिकली अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग सिम टूल लगाया हुआ है, एसओसी सर्विसेज आप ले रहे हैं, तो उसमें आपको ये डिटेक्शन करके देखना चाहिए कि आपका ये मित्र अटैक पैटर्न्स जो हैं वो डिटेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। ओके सर, ये बेसिक है क्या? पर ये सॉक में होना ही चाहिए? ये सॉक में होना ही चाहिए सर। ये एक स्टैंडर्ड है कि आपको इतना ये तो फॉलो करना ही है, नहीं तो अगर आपके यहाँ एक्चुअल हैकर आएगा तो आप उसको ढूंढ ही नहीं पाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। सर ये जो फ्रेमवर्क है ना सर, उसने क्या बनाया कि अलग अलग सिनारियो बनाए और सिनारियो के हिसाब से स्टेप्स बनाए, और वो स्टेप्स के हिसाब से कौन सा रूल कहाँ डिटेक्ट करेगा हैकर को वहां पे मतलब कि डिटेक्ट करके हमें बताएंगे हमारे नेटवर्क में ये एक्टिविटी हो रही है, तो पॉसिबिलिटी कि ऐसा कोई अटैक हो रहा है। जैसे रैंसमवेयर अटैक है तो उसकी भी एक पैटर्न है, तो वो पैटर्न के हिसाब से पूरा ये फ्रेमवर्क में सारे रूल बनाए है, चेकलिस्ट बनाया है, और उसी के हिसाब से वहां पे दिख रहा है। अभिषेक आप वो मित्र की एक वेबसाइट आप खोल के वहां पे इफ पॉसिबल। यस सर, मैं सर आपको आप सभी भी नोट कर लीजिए सर, ये ओपनली है, जैसे CS बेंचमार्क है तो सब लोग वहां जाके आप देख सकते, सेम चीज ये भी ओपन ही है। नहीं वो पूरा टेबल आता है ना अभिषेक, या तो सर यहाँ पे उन्होंने ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सी टेक्निक कौन से स्टेज पे कौन सा क्या रूल बनाना चाहिए, सब कुछ है सर। आप देखेंगे डिफेंस डिस्कवरी सब कुछ यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। तो सर ये जो
फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से हमारे यहाँ रूल होने चाहिए और वो रूल के हिसाब से डिटेक्शन भी होना चाहिए। और जैसे अभी सर आपको अभिषेक ने दिखाया कि ये रूल हमने बनाए उसमें इतने अलर्ट आ चुके हैं, सेम चीज सर आपके पास भी विजिबिलिटी होनी चाहिए कि कितने रूल बने हुए हैं, कितने रूल काम कर रहे हैं। ये सर जो आउटसोर्सिंग का जो सर्कुलर है ना उसी के अंदर भी ये पॉइंट है। बिनांग आर यू देयर? बिनांग हाँ बोलो ना। वो अपने इसमें एक पॉइंट वो अभी निकला है तो इसलिए मैं आपको बुलाया कि ये आउटसोर्सिंग वाला जो सर्कुलर है 2023 का आईटी आउटसोर्सिंग, उसमें ये सॉक के लिए एक स्पेशल पैरा डाला हुआ है कि आपको ये चीजें देखनी है आउटसोर्सिंग, क्योंकि मैक्सिमम बैंकें सॉक आउटसोर्स कर रही है। तो वहां पे क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या दिखना चाहिए, क्या राइट्स है बैंक के पास, और वो आरबीआई जब भी उनके यहाँ इंस्पेक्शन में आएगी तो क्या क्या मांगेगी, वो जरा आप डिस्कस कीजिए ना यहाँ पे। उसमें देखो, उसमें मतलब 2-3 चीजें हैं। जैसे एक तो है कि आपके पास सेम प्रिविलेज होना चाहिए जो एसओसी, मतलब आपने जिनको आउटसोर्स किया है उसके पास प्रिविलेज है वो लेवल का। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको रीड ओनली यूजर दे दिया है, आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। अगर वो आपको कुछ भी अगर रूल चेंज करना है, कोई रूल वेरीफाई करना है या चेक करना है, तो आपको एसओसी एनालिस्ट की जो टीम है उनको पूछना पड़े, वैसा नहीं होना चाहिए। भले आप उसको यूज नहीं करो वो अलग चीज है, लेकिन आपके पास सेम लेवल का प्रिविलेज होना चाहिए। वो आरबीआई का पर्पस वही है कि अगर आपने आउटसोर्स किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंट्रोल कम हो जाएगा उसके ऊपर से। आपके पास कंट्रोल तो होना चाहिए ना, आपने एसओसी का आउटसोर्सिंग किया है तो। दूसरा, आपके पास उसमें जो भी लिस्ट ऑफ रूल्स बने हुए हैं, वो लिस्ट ऑफ रूल्स का आपके पास विजिबिलिटी होना चाहिए कि क्या क्या रूल्स बने हुए हैं और उसको लास्ट कब हमने टेस्टिंग किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिस्ट ऑफ रूल्स का एक एग्जांपल दिखाता हूँ, तो हालांकि सब में ये लिस्ट ऑफ रूल्स होते ही है, लेकिन ये आपको उसका, आपके पास इसका विजिबिलिटी होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये रूल्स है, देखो तो 2824 रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। रूल्स है, उसकी क्या सीवियरिटी है, ये उसका माइटर अटैक के साथ मैपिंग है। तो ये जो लिस्ट ऑफ रूल्स है ये आपके लॉगिन में आपके पास विजिबल होने चाहिए कि ये इतने रूल्स मेरे एसओसी में बने हुए हैं, और ठीक है मेरे पास ये डिवाइसेस है, उसके हिसाब से मैचिंग रूल्स हमारे पास है। तो आपके पास पहले तो लॉगिन होगा जो इक्विवेलेंट लेवल का होगा, जो एडमिन यूजर लेवल का होगा। दूसरा, आप ये सारे रूल्स आप देख पाओगे, तभी तो आपको एक एश्योरेंस रहेगा ना कि ठीक है इतने रूल्स बने हैं और ये मॉनिटर हो रहा है। तो आरबीआई तो आपको यही बोलता है ठीक है मेरे को आप एक्सेल में रूल्स दे दो, क्या क्या रूल्स है जो आप मॉनिटर करते हो। फिर तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि भाई मेरे पास तो रूल्स की लिस्ट नहीं है, मेरे पास कोई एक्सेस भी नहीं है, वो मैं एसओसी एनालिस्ट की जो टीम है उनसे लेके देता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एज अ पार्ट ऑफ, एज अ कंप्लायंस ऑफ दैट आउटसोर्सिंग सर्क्यूलर आपके पास ये होना चाहिए। उसका गोल यही है आरबीआई का भी कि आप भले आउटसोर्स कर रहे हो कोई एक्टिविटी, आपका कंट्रोल कम नहीं होना चाहिए। आप ठीक है वो आपके पास इंटरनल एक्सपर्टीज नहीं है, आपने आउटसोर्स किया वो अलग बात है, वो अलाउड है, लेकिन आपका कंट्रोल कम नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली तो आप ही का नेटवर्क है वो। ठीक है, अच्छा वो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिषेक सर, थोड़ा हमें वो जैसे आप बता रहे थे आरडीपी अटैक के बारे में, राइट। तो उसकी थोड़ी जानकारी चाहिए थी कि इंटरनल आरडीपी और अटैक आरडीपी ये कैसे अंडरस्टैंड करें। सर अटैक आरडीपी कुछ नहीं होता है, मतलब आरडीपी के ऊपर ब्रूट फोर्स हो रहा है। आपका जो समझिए आपका एक सर्वर है, वो सर्वर के ऊपर किसी ने 3 बार गलत पासवर्ड डाला। सो ये हो सकता है कि ये कोई हैकर का काम है, क्योंकि 3 बार अगर गलत पासवर्ड डाला है तो इसका ये मतलब है यूजर के पास पासवर्ड नहीं है। सो इसका अलर्ट जनरेट होना चाहिए आपके एसओसी की तरफ से कि 3 बार आरडीपी का पासवर्ड किसी ने गलत डाला है। सो प्लीज टेल अस दैट दिस इज लेजिट और नॉट लेजिट। ओके। और दूसरा सर वो आपका, मतलब मैं क्वेश्चन समझ गया आपका। ये क्वेश्चन है कि भाई समझ लो इंटरनली हम भी आरडीपी लेते हैं, कोई और भी अगर आरडीपी ले रहा है, फर्स्ट टाइम में ही उसने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि आरडीपी आप ही ने लिया है या कोई हैकर ने लिया है। तो Right. उसके लिए आप, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो आप डेली एक बार आरडीपी का रिपोर्ट रिव्यू करो, अदरवाइज एज एंड व्हेन आप जब आरडीपी लेते हो तब वो उसको आप
आपको एक इंसिडेंट आए, वो 2 पॉसिबिलिटीज उसमें पॉसिबल है कि आप जब भी आरडीपी लेते हो तब आपको एक ईमेल आ जाए कि ये सोर्स आईपी है, ये डेस्टिनेशन आईपी है और ये यूजर है जिसने आरडीपी लिया। तो आपको एक ईमेल आ गया, ठीक है, आपने वो देख लिया कि ठीक है मैंने खुद नहीं लिया है, तो वो वहां क्लोज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है, आप अगर बहुत फ्रीक्वेंटली आरडीपी ले रहे हो तो दिन में एक सिंगल रिपोर्ट कि आज पूरे दिन में आरडीपी सेशंस कितने हुए, कौन से यूजर ने लिए, क्या सोर्स आईपी है, कि एटलीस्ट आपको वो तो क्लैरिटी होता ही है कि भाई ये सोर्स आईपी से यही यूजर आरडीपी ले रहा है। एडिशनली ऐसे भी कस्टम रूल्स क्रिएट कर सकते हैं कि भाई चलो ये सोर्स आईपी से ये यूजर आरडीपी ले रहा है तो ठीक है, उसके सिवा का कोई भी अलर्ट है तो हमें मॉनिटर करना है, मतलब एक हाई प्रिविलेज उसके साथ। ओके, राइट। हाँ भावना मैम प्लीज। भावना मशरू वाला। ओके अविनाश जी बताइए आपका क्वेश्चन। बाय डिफॉल्ट आरडीपी पोर्ट जो है 3389 उसका अगर कस्टमाइजेशन करके उसको कस्टमाइज किया तो भी पॉसिबिलिटी है क्या हैक होने की चांसेस है क्या आरडीपी की? नहीं मतलब आपने कस्टम करके उसको कस्टम पोर्ट पे डाल दिया है सर? हाँ कस्टम पोर्ट पे डाल दिया तो भी सर हैक, जब मैं आपके यहाँ पर एनमैप चलाता हूँ तो उसमें मेरे को ये तो पता चल ही जाता है ना कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस चल रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। अगर आप कस्टम पोर्ट पे ले जाते हैं तो सिर्फ एक मतलब एक लेयर ऑफ सेफ्टी हुई कि आपने कोई और कस्टम पोर्ट पे ले गए हैं तो हो सकता है हैकर को तुरंत ना मिले, पर देर सबेर हैकर को मिल ही जाएगा वो। ओके सर, थैंक यू। दृष्टि जीवानी। Yeah, good noon, sir. As you explain a real world scenario of a bank in which they use a rubber ducky. So my question is, a rubber ducky looks the same as a pen drive, right? So Yes. as a cyber security expert, I and you know about it is a rubber ducky or a pen drive, but ordinary people, they don't know it's a rubber ducky or pen drive. So how you can differentiate both? You cannot differentiate at all. You will have to have a user training itself for that. That if you don't know the source of the pen drives, you shouldn't be using that. Apart from that, you can use antivirus, but there are no 100% chances that it would be detected, like the virus would be detected. So the main source here would be like user training itself. Okay, thank you, sir. Kalki. यस सर, आपने जो भी एग्जांपल दिया था बैंक का, राइट, वो शायद रबर डक्की से नहीं ईमेल से हुआ था सर। ऐसे बहुत सारे हैक्स हैं जो, और इन द हिस्ट्री ऑफ द बिगेस्ट बैंक हिस्ट्री द बांग्लादेश बैंक आई गेस। नहीं सर ऐसा नहीं है। मतलब आई वोंट रिवील द नेम, बट रबर डकी से भी हुआ है और ईमेल से तो बहुत ही सारे हुए हैं, इसलिए मैंने ईमेल का एग्जांपल नहीं लिया। ईमेल में तो मिनिमम 5 से 7 इंसिडेंट तो इंडिया के ही हैं। यस यस। इवन गुजरात महाराष्ट्र की बात करें तो उसमें ही आपको 5 इंसिडेंट मिल जाएंगे। सुरेंद्र सर। Hello. Sir, I want to ask one question. We are using the SOC services for our bank, and that too from Security. Okay. So during your conversation, you told that the logs means Security is observing all the critical servers for our bank. Okay. So the logs which they are providing are not proper. Is it that so? Because and secondly, my second question is, what all care bank has to take, or what all logs bank has to ask with the SOC vendor for the audit purpose? Okay. See, one you told is policy. Secondly, you told logs and the user access. So normally auditors ask for this. So anything apart from this, which we on a regular basis we have to take from the SOC vendor, please guide us. Okay. So basically, you can ask them for the like the incident reports, even if they have not sent you the report. Like if they have marked that it as false positive, you should have that list that how many incidents were happening, how many of them were marked as false positive,
and how many incidents were sent to you. So you should at Okay. least have a track that how many alerts were generated. Okay. You should have a surprise test where you would be like pinging हेलो where you would be. हेलो Yes, बताइए. अभिषेक सर, आप जब ये कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो उस टाइम किसी का तो भी ऑन है, Okay. जो भी बता रहे हैं आप वो कुछ भी समझ रहा नहीं है. Okay. सुरेश सर, आपका माइक बंद कर दीजिए. सो बेसिकली आपने मेरे को ये पूछा कि आपको कौन कौन सी रिपोर्ट्स और एसओसी वेंडर से लेनी चाहिए. सो बेसिकली एसओसी वेंडर से आपको ये रिपोर्ट लेनी चाहिए कि कितने इंसिडेंट्स जनरेट हुए थे. भले आपने उसको फॉल्स पॉजिटिव मार्क किया है, पर तो भी आपके पास वो लिस्ट होनी चाहिए कि कितने इंसिडेंट्स टोटल आपके ऑर्गेनाइजेशन में अकर हुए थे. उसके अलावा आपको सरप्राइज टेस्ट करना चाहिए. बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके यहाँ पर पावर शेल आप कभी भी चला के देखिए कि आपको पावर शेल में कोई आपने स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट की तो उसका आपके पास अलर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी रिपोर्ट लीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आरडीपी रिलेटेड जितने भी लॉग्स हैं, अगर आरडीपी फेलियर है तो भी आपको लेना है, आरडीपी सक्सेस है तो उसकी भी आपको रिपोर्ट लेनी है, क्योंकि आरबीआई ने स्पेसिफिकली मांगा है वो रिपोर्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई भी आरबीआई के ब्लैकलिस्टेड आईपी के ऊपर पिंग करके देख सकते हैं, तो आपको ये पता चलेगा जो आपके अलर्ट रूल्स जो बनाए हुए हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो बेसिकली ये चीजें आप उनसे मांग सकते हैं. एंड जो रिपोर्ट है वो आपको एटलीस्ट क्वार्टरली उनसे लेनी है कि रूल रिव्यू हुआ था या नहीं हुआ था और क्या क्या रूल्स अभी आपके इंटीग्रेटेड है. सो आपके पास प्रॉपर रूल लिस्ट होनी चाहिए कि इतने रूल्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बने हुए हैं. अगर कोई भी वेंडर आपको ऐसा बोलता है कि हमारा एआई बेस्ड सिस्टम है, हम लोग कोई रूल इंटीग्रेट उसमें नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली एआई उसको या मशीन लर्निंग ढूंढ के आपको अलर्ट जनरेट करता है, तो वो चीज एकदम गलत है. अलर्ट्स तो आपको जनरेट करने ही, मतलब आपको रूल्स तो बनाने ही पड़ेंगे. रूल्स में मशीन लर्निंग होता है. मशीन लर्निंग क्या करता है कि वो आपकी चीजों को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश करता है. वो खुद से कोई रूल बना के आपको दे देगा ऐसा नहीं. Thank you, sir. Any other question? વાંધો નહીં આવે. ठीक है रवि भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. यस, थैंक यू. अब सर कोई क्वेश्चन है तो